सिस्टम की। तो एक्चुअली मैं 4 टॉपिक्स मानता हूं कि सबसे पहले हम नंबर सिस्टम, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं एक बार। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, इसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, टेंस डिजिट, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ जीरोस, ठीक है, किसी नंबर के किसी फैक्टोरियल कैड में किस तरीके से कितनी जीरोस होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एपी, जीपी, एचपी, इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे। तो ये बहुत छोटे छोटे से सेगमेंट है जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। धर्मवीर कह रहे हैं हम आईएएस बनना चाहते हैं। बिल्कुल धर्मवीर, धर्म के काम करना फिर आईएएस बन के, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, अगर मैं बात कहूं कि अगर आप प्री का पेपर लिखने जा रहे हो, अगर चाहे देखो आप सीजल प्री का पैटर्न सेम होता है, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर लिखने जा रहे हो, हर कोई स्टूडेंट इनका एग्जाम तो देगा ही देगा, अगर नहीं भी दे रहे हो तो ये देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको प्री के पेपर में 25 में से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 25 में, 3 से 4 क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ड इंडिसेस से और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन से मिलाकर होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्री के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां आप बात करते हो सीपीओ के एग्जाम की, तो सीपीओ के एग्जाम 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन चारों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप सीजीएल मेंस की तरफ बढ़ते हो ना, तो इसका वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सीजीएल मेंस पे 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से 14-15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट इंडिसेस से मिला के। तो ये पूरे सिलेबस का 15-20% बनाता है। हाँ, अभी अवेलेबल रहेगा भाई, ठीक है। 15-20% पूरे सिलेबस का बनाता है। तो आपको इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, इतने बड़े बड़े टॉपिक, इतने सारी चीजें, उनसे सवाल कितने आते हैं, इसमें 4-4, 5-5 सवाल आते हैं, लेकिन इस अकेले टॉपिक से 15 सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लेके पढ़ना है और बहुत प्यार से। हाँ, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। एपी जीपी भी इसी में होगा। स्टार्ट करें भाई हम। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सारे लोग फैला दो, ठीक है ना। चलिए, ओके। नंबर्स देखो, सभी लोग एक कॉपी, सभी ने ताजी ताजी नई नई कॉपी बनाई होगी। मैं हमेशा हर बैच में कहता हूं कि जब भी कोई मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट होता है तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, जो उसको मेंटेन रखें, जो उसको ठंडा ना होने दे, उस पर गर्म पानी डेली डालते रहें, अदरवाइज कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। कुछ दिनों में जोश खत्म हो जाएगा और इनकम टैक्स है जो भी आप बनना चाहते हो उसकी कुर्सी भी दूर चली जाएगी, ठीक है। और फिर बहुत कुछ दूर जाता है, केवल नौकरी ही दूर नहीं जाती, जाता बहुत कुछ दूर है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याएं। अब नंबर्स को हमने 2 तरीके से क्लासिफाइड कर दिया, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स को भी हमने 2 तरीके से क्लासिफाइड कर दिया। एक तो हो गया आपका रियल नंबर्स और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। क्या आप मुझे ये बताएगा कोई भी भाई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं जिनको, और कोर्स जो ना बाइलिंगुअल चलेगा। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। रियल नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर होंगे जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, हर छोटी छोटी मोटी मोटी सी बात आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। अब नंबर लाइन होगी क्या? जैसे ही तुम्हारी नंबर लाइन होगी, सुनिएगा गौर से, सभी लोग बड़े प्यार से सुनिएगा, और देखिए यहां सबसे आएगा जीरो। जीरो एक बहुत प्यारा इन्वेंशन है इंसान का, भारत में हुआ। जीरो से बड़ा नंबर जैसे आएगा 1, फिर इधर जाओगे तो पॉजिटिव आएगा 2, फिर +3, +4, डॉट 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 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक
पॉजिटिव में। अगर आप जीरो से इधर आते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो निगेटिव चलोगे, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये सब नंबर जो है इनको नंबर लाइंस पे लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यही नंबर होंगे, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.3 भी आएगा, 0.7 भी आएगा, 0.893 भी आएगा। तो ये जितने भी नंबर्स है ना, इस प्रकार से ये इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं लोकेट होंगे ही होंगे, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स, जिसको इस नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, नंबर, ये जो नंबर है इस नंबर लाइन पे ही होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है। अब इंसान ने अपनी सुविधा के लिए लाइन बना दी। इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, जाहिर सी बात आप तुरंत बता सकते हो कि इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर होंगे जिनको इस नंबर लाइन पे लिखा नहीं जा सकता, इस पे डिनोट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स देखूं तो वो इस नंबर लाइन पे नहीं आएंगे। और इमेजिनरी नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, एक ऋणात्मक संख्या का अंडर रूट, ठीक है ना, वो होता है काल्पनिक नंबर। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं -√33। आप मुझे बताओ क्या -33 का अंडर रूट निकालना पॉसिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं, -33 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने पे -33 आ जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे -19 हो गया, ठीक है भाई, जैसे कि -16 ही हो गया। ये सब नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है भाई, जो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से एक नंबर इजाद किया √(-1), √(-1), और इसी √(-1) को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं इसको? आयोटा। तो √(-1) इज नथिंग बट आयोटा। क्लियर है, आयोटा इसको कहते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है ना -√33, तो आप इसको लिख सकते हो √33 गुणा √(-1). तो √(-1) इज नथिंग बट दिस इज आयोटा। आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये हो जाएगा √33i। क्लियर है? क्या सभी को चीजें क्लियर है? ये -√19 है, इसको लिख सकते हो √19i, जहां पे i क्या है, एक नेगेटिव नंबर -1 का स्क्वायर रूट है। सबको समझ में कैलकुलेशन आ जाएगी। i की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ -1 का अंडर रूट। ये सभी को समझ में आ गया ना? यहां तक कोई समस्या किसी भाई को कि व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स? नहीं, प्रतीश डिलीट क्यों होगा वीडियो? सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? यस तृप्ति, सब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, इसकी टेंशन ना लो। क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे आगे बढ़ते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसे? हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। अब आपको समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रियल पार्ट भी आए और जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी आए, जिनमें रियल पार्ट भी है, जिनमें इमेजिनरी पार्ट भी आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 7 + 4i, 7 + 4i। अगर आप इसमें गौर से देखो तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें 7 एक रियल संख्या है, जबकि 4 आयोटा ये तुम्हारा एक इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसमें रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी आएगा। तो अगर मैं बात कहूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के होंगे, a
प्लस माइनस बी आई। इतनी बात आपको समझ में आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो हमेशा इस फॉर्म के होंगे, a प्लस माइनस बी आई, और इसको डिनोट किया जाता है z से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? आप कहेंगे z से डिनोट किया जाता है, जहां पे a क्या होगा? a जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ होगा z का रियल पार्ट, जबकि ये जो बी आई है ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होगा, z का काल्पनिक पार्ट होगा। ये बात समझ में आई ना? अनुज, कंचन, विनोद, वेरी गुड भाई। नहीं प्रतीश, सबको समझ में आ गया? यहां तो कोई समस्या? अच्छा, एक ना कभी कभी, हालांकि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये बहुत कम उम्मीद है, मैग्नीट्यूड पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हालांकि बहुत कम चांसेस है पूछा जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपके सामने एक नंबर दे दिया z इज 3 प्लस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। आपसे पूछेगा इसका परिमाण बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या निकालोगे? ये रियल पार्ट है यानी कि 3 स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 4 स्क्वायर। मेरी बात को समझे तो 3 और 4 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 5। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें किसी भाई को? क्लियर है? आपको बस इतनी बात ध्यान रखने की आयोटा जो है इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1। क्लियर है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आई स्क्वायर जो होगा वो होगा माइनस का 1, आई स्क्वायर जो होगा वो माइनस का 1 होगा, आई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? माइनस का 1। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है? क्या तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? अरे भैया हमेशा रहेगा। आई स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? माइनस का 1। ठीक है ना? आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है? हमेशा रहेगा जीवन भर तक। अब जीवन भर तक तुम्हें चाहिए क्यों, पहले तो ये बताओ, हैं? तुम्हें कोर्स जीवन भर के लिए चाहिए क्यों? इसलिए कि तुम जीवन भर तक बार बार यही चीज पढ़ते रहो और कुछ उससे आगे ना निकलो लाइफ में। अब ये तो यार गलत बात है, आपकी कमजोरी है ये। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, एक्चुअली में इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत सारी चीजें होती हैं। आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है, पर तुम एसएससी वाले हो तो आपके लिए बस इतना ही जानना ठीक है। आईआईटी में ऐसा कोई सवाल, मतलब कोई पेपर नहीं है जिसपे मेंस में सवाल उन्होंने ना पूछा हो। चलो आगे बढ़े। क्लियर बात? सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर पल्ले पड़ गया? अच्छा देखिए, अब एक और चीज समझिए। मैंने आपको दो चीजें बताई, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब मैं आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं रियल नंबर्स। मैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं को लिख रहा हूं फिर से। दिस इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। एक तो हो गया इंटीजर, ठीक है ना, और एक हो गया आपका डेसिमल। रियल नंबर को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड कर दिया, एक तो हो गया इंटीजर और एक हो गया तुम्हारा डेसिमल। इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, और डेसिमल की फॉर्म क्या होते हैं? डेसिमल का मतलब दशमलव रूप। डेसिमल का मतलब दशमलव रूप। वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से क्लासिफाइड किया। ठीक है। अच्छा भैया संपत, अरे तुम्हें काहे भूलेंगे। दशमलव रूप, ठीक है। इंटीजर पूर्णांक, डेसिमल मतलब दशमलव रूप। इंटीजर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम डिस्कस करते हैं डेसिमल फॉर्म को। डेसिमल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्या, इसको मैंने दो तरीके से क्लासिफाइड कर दिया।
एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रहा है, हिंदी में लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। डेसिमल को भी हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया, टर्मिनेटिंग शांत और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि भैया ये बताओ जरा टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो वो होते हैं जो अपने आप को टर्मिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। जैसे कि ये हो गया 0.15 खत्म, 0.15 खत्म, ठीक है, 0.15 खत्म हो गया। जैसे कि 0.375 खत्म, क्लियर है। जैसे कि 0.91287 उसके बाद खत्म। तो ये जो है टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, क्लियर है। कोई दिक्कत है इसमें किसी भाई को? टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट इसमें नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आप खुद ही शब्द समझ रहे हो, अशांत दशमलव, मतलब वो डेसिमल जो पॉइंट्स के बाद कभी टर्मिनेट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा दो तरीके से क्लासिफाइड करके। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो तरीके से बांट दिया। एक तो हो जाएंगे रिपीटिंग, एक हो जाएंगे आपके रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जो अपने आप को ना तो कभी टर्मिनेट करेंगे लेकिन रिपीट करते हैं, अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। और एक हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कि ना तो वो कहीं खत्म हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट कर रहे हैं खुद को, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। अब गौर से सुनिएगा, मैं आपके सामने समझाना चाहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। रिपीटिंग क्या होगा? रिपीटिंग का मतलब होता आवृत्ति, आवृत्ति, पुनरावृत्ति। रिपीटिंग का मतलब है पुनरावृत्ति, मतलब जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.777777777 डॉट डॉट डॉट, दीज आर रिपीटिंग डेसिमल, कि ना तो ये कभी खत्म हो रहा है और ये अंत तक इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। पॉइंट के बाद 777777777, इसका कोई अंत नहीं है। बताना चाहेंगे पॉइंट 183 183 183 183 183, ये भी तुम्हारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे देखिएगा 183, फिर 183, फिर 183, फिर 183, 183, 183, 183, बार बार 183 आता रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्लियर है। जैसे कि हो गया 0.64646464, तो ये क्या है? ये तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि एक फिक्स पैटर्न को बार बार रिपीट करता रहे, 64 64 64 64 64, लाइक दैट, क्लियर है ना। लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन इनकी खास बात है कि ये कभी भी किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल 0.3108176329 और इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप यहां देखोगे कि यहां पे कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और ये बार बार ये संख्या इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी संख्याएं बार बार चलती जा रही हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। आपको बात समझ में आया? क्या आपको तीनों में फर्क समझ आ रहा है मेरे भाई? क्या आपको तीनों में फर्क समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें किसी भाई को? यहां तक किसी को कोई समस्या? एवरीवन को क्लियर है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सबको दिख रहा है ना, कॉपी में छापते रहना ऐसे ही। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये आपको दिख रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे ये 0.15, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अब 0.15 को अगर मैं देखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, पॉइंट हटाओ और बटे में क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 100, 15/100। तो 5 तिया 15 और 5 से कट जाएगा 20, यानी कि 3/20, 3/20, 3/20,
क्लियर है? क्या आपको ये चीज समझ में आती है? 3/20 सभी को समझ में आया? मतलब इसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अंश, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर हर, जहां पे न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप 0.375 को देखो, 0.375 को अगर गौर से देखो तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट हटाओ 375 और नीचे एक के आगे 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितना बचेगा तुम्हारा? 12, ये कितनी बार जाएगा? 15 बार, ठीक है ना? और 40 बार, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 3/8, ठीक है? हालांकि आपको रटा हुआ होना चाहिए 3/8। तो 0.375 को भी हम लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में 3/8। अगर आपको दिख रहा है 0.91287 तो इसको लिखा जा सकता है 91827। कितने अंकों बाद? 1 2 3 4 5 अंकों बाद पॉइंट लगाया तो नीचे 1 और 1 के आगे 5 जीरो। मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर कोई भी शांत दशमलव है, तो उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको एक भिन्न की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? जहां पे P भी एक इंटीजर होगा और Q भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक पूर्णांक होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मजा आ रहा है ना सभी को? सुजीत भाई तुम ठीक हो? क्लियर है ये बात आपको? ठीक है ना? तो अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है, तो उसको P/Q फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से तोड़ के लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको जो गहन चीज सिखाना चाहता हूं वो सिखाना चाहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। किस पे सिखाना चाहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। तो इसको पढ़ना पहले तुम ढंग से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने आपको दो टाइप के बता दिए, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कि जो डेसिमल ना तो अपने आप को टर्मिनेट करते हैं लेकिन रिपीट करते हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, 0.6666 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? ना तो ये दशमलव कहीं पे जाके खत्म हो रहा है और ये एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब इसको मैं कह सकता हूं दिस इज 0.6 बार 0.6 के ऊपर बार लगा दीजिए। बार का मतलब है 6 पॉइंट के बाद बार आ रहा है। अगर आप 0.6 बार को देखो तो आप इसको लिख सकते हो 6/9। 6/9 को सिंप्लीफाइड कर लीजिए तो आता है 2/3। कैलकुलेटर में आप करके देखना, 2 को भाग करके 3 से डिवाइड करके देखना, बार 0.666666 आता जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूं 0.8484848484। तो ये भी क्या है? ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग क्यों है? ओके, एक पार्टिकुलर पैटर्न को 84 बार रिपीट करता है तो ये हो जाएगा 0.84 के ऊपर बार। 84 बार आ रहा है। इसको भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो डिवाइड कर दीजिए 99 से। ठीक है? तो 3 से 28 बार, 3 से 33, 28/33। 28 को भाग करके देखना 33 से, 0.84848484 बार आएगा। ये कैसे कन्वर्ट हुआ वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है ना? सब कुछ बताएंगे आदित्य, टेंशन मत लेना। ठीक? अच्छा, मैं आपके सामने लिख देता हूं 0.387 डॉट 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 डॉट। ये भी क्या है? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जो एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न 387 को बार रिपीट कर रहा है। ये इसको बार रिपीट कर रहा है। तो 0.387 के ऊपर बार,
यही बात है 387 के ऊपर बार। तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन एक रिपीटिंग है रिपीटिंग डेसिमल है। इसको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो भाग कर दीजिए 999 से। ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 से कट जाएगा 129 और 3 से कट जाएगा तुम्हारा 333, ठीक है ना, और भी कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 से कट जाएगा 111, यानी कि 41/111, ठीक है क्या, देख लेना कैलकुलेशन एक बार। 41/111 41/111 41/111। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं आएगा बताइए? रोशन, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको एक्चुअल में बस अभी तक इतना समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, अगर कोई भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन अगर वो पैटर्न को, एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको p बाई क्यू फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है, उसको न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है रेशनल नंबर्स। अब यहां पे आपकी क्लैरिफिकेशन होगी, आज तक आपको बड़ी दुख रहा होगा रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि वो नंबर जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर आपके रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि ये सारे नंबर रेशनल हैं, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ओके, ये भी p बाई क्यू फॉर्म, ये भी p बाई क्यू फॉर्म, ये भी p बाई क्यू फॉर्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है p बाई क्यू फॉर्म, लेकिन शर्त यह है कि क्यू तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्यू की वैल्यू 0 होगी तो कहानी वहीं खराब हो जाएगी। शर्त यह भी है कि p और q, ये p मतलब न्यूमरेटर, q मतलब डिनोमिनेटर, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। आप देख रहे हैं 28वीं पूर्णांक है, 33वीं पूर्णांक है, 41वीं पूर्णांक है, 111वें पूर्णांक है। क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया? 41 नहीं 43 होगा, हाँ 43 होगा, सॉरी गड़बड़ कर दी, 43 होगा, 43 होगा, ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि कोई भी नंबर्स एक्स वाई जेड अगर उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो क्या होगा? वो एक रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कहने का ये हो कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फिर रेशनल नंबर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया? इसमें किसी भैया को कोई समस्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या हो जाएंगे? फिर सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रशांत जी जीते रहो भाई, सभी को पल्ले पड़ गया। इंटीजर भी समझाएंगे, सब पर टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले क्लासिफिकेशन तो समझिए। तो मैंने आपको बस एक ही चीज बताई कि वो नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी लिखा जा सकता है इस तरीके से, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी लिखा जा सकता है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीज है, ये जो डिब्बा है, ये वाला जो डिब्बा है, क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल उनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो ये जो संख्याओं का ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नथिंग बट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। आपको पल्ले पड़ा क्या? किसी भाई को कुछ भी पल्ले पड़ा? सबको समझ में आ गया? हाँ कपिल तुम लाइव हो एकदम, क्या आपको पल्ले पड़ा?
ये भी और ये भी, क्योंकि 0.77 बार इज नथिंग बट 7/9, इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0.183 इज नथिंग बट 183/999, इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। 64 इज नथिंग बट 64/99, इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सब नंबर्स क्या है एक्चुअली में, ये सब नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स होते, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मैं सब कुछ सिखाऊंगा राहुल, सब कुछ सिखाऊंगा समय आने पे। अब मैं बात करने वाला हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। ये चीज खतरनाक है, ये चीज खतरनाक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल की। इस चीज को गौर से सुनिएगा, इस चीज को गौर से सुनिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां पे बट रिपीटिंग की बजाय अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं 0.837110462537, इस तरीके से। आप मुझे बताओ, ये आपके सामने एक डेसिमल लिख रहा है, ये अनंत तक है, ये कहीं शांत नहीं हो रहा, इसके मन में बहुत अशांति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस नंबर के साथ कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो डेसिमल होंगे ना इस फॉर्म के, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। मेरी बात समझे ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे कि ना तो ये कहीं जाके खत्म हो रहे हैं और ना ही ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअल में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी प्राइम नंबर का या किसी प्राइम नंबर्स का अंडर रूट वगैरह होते हैं, लाइक √3, लाइक √7, लाइक √11। आप मेरी बात समझे, लाइक √13.7। ये सब नंबर क्या है, लाइक पाई। पाई भी एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही है। आप मेरी बात समझेंगे भी धीरे धीरे। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैं आपके सामने निकालना चाहूं √3, तो √3 की वैल्यू होती क्या है, 1.732। आप कैलकुलेटर में लिख के देखना, √3 की वैल्यू आएगी 1.732। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। √3 की वैल्यू तो दशमलव के अनंत डिजिट्स तक आएगी और कभी भी ये जो है अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, कभी भी जो है ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है और ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। 414 समथिंग चलता जाएगा। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना भी चाहोगे तो आप इसको एक प्यारी फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q फॉर्म में कभी लिख ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से जो भी नंबर है, जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप इनका स्क्वायर रूट लोगे या फिर क्यूब रूट भी अगर लोगे तो उनको p/q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनेंगे। यहीं से जन्म हुआ आपका इरेशनल नंबर्स का, यहीं से जन्म हुआ आपके इरेशनल नंबर्स का, और हिंदी में बोलते हैं इनको अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय तो आप समझ ही गए होंगे, जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं रैशनल नहीं है, वो क्या है फिर, वो इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होंगे जिनको p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सब नंबर्स क्या होंगे, वो सब नंबर आपके इरेशनल होंगे, जैसे कि ये। क्लियर है? अब आपको यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी पाई के बीच में। अगर आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखो ना, तो पाई जो है वो होता है 3.1416 ... पाई कहीं दशमलव के 5 लाख स्थानों तक पाई की वैल्यू खोजी जा चुकी है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 नहीं होती। पाई इज नॉट 22/7।
पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, क्योंकि 22/7 तो अपने आप में क्या है, एक रेशनल नंबर है। 22/7 तो अपने आप में एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है वो तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये तुम्हारा पॉइंट के बाद दशमलव के अनंत स्थानों तक जाएगा अपने आप को बिना रिपीट करे हुए। क्लियर है? तो देखिए, दो चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। एक चीज तो ये होगी, यस, एक चीज तो ये होगी कि अगर हम बात करते 22/7 की, अगर हम बात करते 22/7, तो ये एक आपका रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा 22/7। ये बाद में आके खुद ना कहीं अपने आप को रिपीट करने लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते पाई, अगर हम बोले पाई के बारे में, तो पाई जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 डॉट 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 करके होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? कोई डाउट है भाई इसमें? इसी प्रकार से √3, √7, √11, √15, ये सब क्या है, ये सब ऐसे नंबर हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना? तो पाई जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, फॉर एग्जाम्पल के लिए √2/√3 क्या, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, तुम्हारा एक इरेशनल नंबर। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो इस तरीके से आपका एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है? कॉमा √19, √26, ये सब क्या है, ये सब आपके इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। बोलो यहां तक कोई समस्या? मतलब वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार फॉलो नहीं करते, जिनको प्योर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है? तो जो मैं यहां पे ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, अब आप गौर फरमाइएगा सारे लोग, जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लेकिन नॉन रिपीटिंग, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज, यही होता है तुम्हारा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर में फर्क समझ में आया आज? पाई 22/7 नहीं होता, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। नहीं, सुमन करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट करता है 22/7। आप 22 को डिवाइड करिए 7 से, एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद वो रिपीट करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? एनीबडी, किसी को भी कोई डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लगभग 22/7 होता है पाई का मान। ठीक है ना? आगे सभी को समझ में? √5 भी पवन एक इरेशनल नंबर है। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को जो है, रियल नंबर्स को मैंने दो तरीके से क्लासिफाइड किया था, इंटीजर में और डेसिमल में। तो एक्चुअली में रियल नंबर्स को एक तरीके से और क्लासिफाइड किया जा सकता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जितने भी नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जाएगा, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे।
लेकिन इरेशनल नंबर क्या होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए √3 पाई एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। √4 तो रैशनल है। अगर मैं आपसे कहूं कि √4 क्या है, तो √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को जो है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 2/1। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये तो तुम्हारा एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की, √5 की, तो √5 जो है ये तुम्हारा एक इरेशनल नंबर आएगा। तो √4 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि दिस इज 2/1, लेकिन √5 को इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक इरेशनल नंबर। अब क्लियर है ना? सत्यम तुम्हें समझ में आया? 22/7 रैशनल नंबर है विराट। हीरावन अनडिफाइन है। सभी रियल नंबर रैशनल नहीं होंगे यशवंत, ठीक है? सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? इतनी सिंपल सी बात थी यार। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया सब बताएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है? तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना? ओके, सभी को बात क्लियर है यहां तक? इतना छाप लिया, पहले आप मुझे ये बताओ, पहले आप मुझे बताओ कि आपने इतना छाप लिया कि नहीं छापा? सब कुछ बता दिया हमने, ठीक है? गॉट इट ना? किसी को कोई समस्या? अरे यार -√4 तो इमेजिनरी हो गया ना भाई, काल्पनिक हो गया। पाई इरेशनल नंबर है। सब कुछ क्लियर है? √8, अरे भैया एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि बताओ सर √8 क्या होगा। अबे भाई √8 अगर देखो तो √8 का मतलब होता है 2√2, 2 इंटू √2। आप मुझे बताओ √2 का एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी तो इरेशनल ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए मैंने आपको 2 चीज बताई थी। मैंने आपको बताया ये नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको बताए थे। रियल नंबर्स में मैं डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इरेशनल सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आ जाते हैं इंटीजर पूर्णांक के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है? इसी के बारे में तो परेशान थे इंटीजर्स। तो इस चीज को गौर से समझिएगा सभी लोग। देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स हिंदी में क्या कह देते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक, पूर्णांक। क्लियर है? आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स भी किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। इंटीजर भी पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। बस फर्क कितना सा है, फर्क कितना सा है कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1। आप मुझे बताए इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक 7, 11, 13, 15, जिनमें डेसिमल के बाद कुछ कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, 17, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है। -4, -8, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है, ये सब पूर्णांक है। इनको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतना फर्क है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1, 8/1, 4/1, 7/1, 11/1, 13/1, 15/1, 17/1। यानी कि जो हमारे इंटीजर्स होंगे इनको भी पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी तो तुम्हारा 17 होगा, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि सारे के सारे इंटीजर जो है अपने आप में रैशनल नंबर से, यानी कि परिमेय संख्याएं। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। बात समझ में आई? नहीं दिग्विजय, ऐसे बहुत सारे हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितने नए वाले बच्चे हैं, पाई तो इरेशनल है। नरेंद्र कितनी बार बताएं?
बात समझ में आई? तो जितने भी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स सभी को क्लियर हो गया ना? इंटीजर्स सभी को क्लियर हो गया, वो भी रैशनल नंबर होंगे, उनको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी भाई को? सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अब इंटीजर्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाइड किया? इंटीजर्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया। इंटीजर्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया, एक तो निगेटिव नंबर, एक तो निगेटिव नंबर, और एक हो गया नॉन निगेटिव नंबर। एक तो निगेटिव नंबर और एक हो गया नॉन निगेटिव नंबर। एक तो निगेटिव और एक नॉन निगेटिव। निगेटिव का मतलब ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक संख्याएं, और नॉन निगेटिव का मतलब अऋणात्मक संख्याएं, मतलब अऋणात्मक, धनात्मक नहीं, अऋणात्मक। ये ऋण कैसे लिखते हैं भाई? बड़ा खतरनाक है लिखना, अऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, निगेटिव एंड नॉन निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल निगेटिव नंबर्स क्या होंगे? -1, फिर इससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। ये सब जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इसमें दशमलव कहीं नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब निगेटिव इंटीजर्स है, ये सब निगेटिव है। अब नॉन निगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ जीरो क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे बताओ जीरो क्या होता है? जीरो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? प्रवीण 0/1 जीरो होता है। जीरो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेचुरल भी समझाएंगे, शैलेंद्र काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, जीरो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? रतिंदर क्या हुआ? न्यूट्रल। पॉजिटिव बता रहे हैं। अरे भैया जीरो ना तो निगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, जीरो ही सत्य है। इस संसार में जो कुछ भी है सब जीरो से ही उत्पन्न हुआ है और जीरो में ही समा जाएगा। जब भगवान शंकर कैलाश पे जब उन्होंने डमरू बजाया था ना, वहीं से सारे नंबर, सारा मैथमेटिक्स वहीं से जनरेट हुआ था, वहीं से जीरो भी उत्पन्न हुआ था। तो डमरू से ही जीरो उत्पन्न हुआ है, सब कुछ जीरो से ही शुरू हुआ है और जीरो में ही खत्म हो जाएगा। जीरो को इंसान समझ ही नहीं सकता। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, भगवान शिव शंकर के डमरू से जीरो उत्पन्न हुआ है, सारे नंबर्स वहां से निकले हैं। बात समझ में आई ना? तो नॉन नेगेटिव जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अरे बात समझ में आई? तो यानी कि जीरो नॉन नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव भी है, तो यानी कि जीरो नेगेटिव नहीं है। तो यानी कि जीरो, उसके बाद आएगा एक, एक के बाद +2, फिर 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो ये जो सब नंबर्स होंगे ये तुम्हारे नॉन नेगेटिव होंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सब नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। पूर्ण ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, और इसी संख्याओं के सेट को हमने नाम दे दिया होल नंबर्स। हमने क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या नाम दे दिया हमने? पूर्ण संख्याएं। मतलब इस नॉन नेगेटिव नंबर के सेट को, जो कि होता है जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये सब इसी को नाम दे दिया हमने होल नंबर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे ना भाई जीवन में कभी कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो उसको बता देना चुपचाप, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को? हाँ पुरुषोत्तम, अरे सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब तुम कुछ पढ़ भी रहे हो कि ऐसी मौज ले रहे हो? तो देखिए, ऑल इंटीजर आर रैशनल। सारे जो इंटीजर है वो तुम्हारे रैशनल नंबर तो हैं ही, क्योंकि सभी इंटीजर्स को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q1 है बता चुके। तो निगेटिव नंबर्स जो होंगे वो ये हुए, ये सीरीज। और नॉन नेगेटिव नंबर का सेट ही होल नंबर्स कहलाता है, पूर्ण संख्याएं। इस सभी को क्लियर है? अरे
करण मोलोनियन, ये ठीक है ना भाई? होल नंबर। चलिए आगे बढ़े। खुश हो तुम, पल्ले पड़ा है तुम्हारे, ठीक है। चलो अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक्चुअली में हमने इंटीजर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। इंटीजर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते, एक तो हो जाएगा फिर निगेटिव, एक तो हो जाएगा निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं, और ऋणात्मक तो मैंने अभी समझाया -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये सब निगेटिव है। और दूसरा हो गया पॉजिटिव। अब जो निगेटिव नहीं है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब +1, +2, +3, +4 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या है। लेकिन जीरो बेटा एक ऐसी संख्या, इसका ध्यान रखना, जो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। क्लियर है? सब कुछ पल्ले पड़ा, क्लियर है ना? तो यहां पे ये जो सेट हुआ ना, ये जो सेट हुआ, जो पॉजिटिव नंबर्स का ये जो सेट है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है। एक के बाद दो, दो के बाद प्लस का तीन, तीन के बाद प्लस का चार, चार के बाद प्लस का पांच, पांच के बाद प्लस का छह। तो संख्याओं का ये जो सेट है, ये जो सेट है संख्याओं का, इसी को बोलते हैं हम क्या, नेचुरल नंबर्स। आज आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति ने हमको प्रदान की। बात समझ में आई ना? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई मेरे? एक से शुरू होते हैं। और जबकि होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। सब कुछ क्लियर है? बात समझ में आई ना? अजीत, अबे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? और ये कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक, कोई अंत नहीं है इनका। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये छापते रहो कॉपी में, ये छापते रहो कॉपी में। बोलो क्लियर है ना? मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा ले रहे हो तुम। हाँ गौरव पटेल, शशांक सीडीएस में सवाल पूछे हैं इन पे, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है सीडीएस में। अरे जीरो भी इंटीजर में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े ना? अब देखिए, इंटीजर्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। इंटीजर्स को एक तरीके से और क्लासिफाइड किया जाता है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। पूर्णांक संख्याओं को एक तरीके से और क्लासिफाइड किया जाता है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इंटीजर्स को एक तरीके से और बांटा जाता है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर। मुझे शायद इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स मतलब वो संख्याएं जो, देखो वर्ड्स पे ध्यान रखना, वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड होती हैं, वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, हिंदी में लिख रहे हैं, वो संख्याएं जो पूर्णतः दो से विभाजित होती है। बस इतनी सी परिभाषा है तुम्हारी इवन नंबर की, इतनी सी परिभाषा है। क्लियर है? आप मेरी बात को समझे? यानी कि दो, देखो दो दो से डिवाइड होता है, चार भी दो से डिवाइड होता है, छह भी दो से डिवाइड होता है, आठ भी दो से डिवाइड होता है। तो ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। अब आप मुझे बताइए ऑड नंबर्स, आप मुझे बताइए ऑड नंबर्स। तो वो संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, वो संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? खैर ये तो पल्ले पड़ रहा होगा। वही वो संख्या जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, लाइक जैसे 1 1 3 5 7, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। इधर भी होगा ना ये -1, ठीक है, ये सब भी ऑड नंबर होंगे, निगेटिव में हो जाएंगे ये सब। ठीक है, कोई डाउट इसमें? किसी को कोई दिक्कत? अब एक संख्या का विषय आता है जीरो।
एक संशय का विषय आता है जीरो। आप मुझे बताओ जीरो क्या है? जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? आप मुझे खुद बताओ जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? आप मुझे खुद बताओ। आप मुझे खुद बताओ कि जीरो इवन नंबर है कि जीरो ऑड नंबर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नथिंग। हालांकि ये भी एक संशय का विषय है, इस पे विवाद है, बहुत बड़ी बड़ी थीसिस हैं, लेकिन जीरो को मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन एक इवन नंबर मानते हैं। जीरो को, जीरो एक इवन नंबर की कैटेगरी में लिया जाता है। जीरो एक इवन नंबर है, जीरो एक सम संख्या है। ओके, अगर आप इवन नंबर की परिभाषा देखो तो इवन नंबर की परिभाषा इतनी है कि वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर है। जीरो, जीरो को जरा डिवाइड करिएगा दो से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो ही तो आएगा डिवाइड होके। अगर आप जीरो को डिवाइड करो दो से, क्लियर है, तो मुझे बताओ कितना आएगा? जीरो टाइम्स जाएगा और ये जीरो और रिमाइंडर भी जीरो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अरे मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहने का मतलब जीरो जो है, जीरो को जब आप डिवाइड करोगे दो से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा तुम्हारा जीरो। दैट्स वाई केवल इवन नंबर की परिभाषा इतनी कि जो संख्याएं दो से कट जाएं वो तुम्हारी क्या होती हैं? इवन होती हैं। क्योंकि जीरो दो से डिविजिबल है इसलिए जीरो को भी क्या माना गया है? इवन नंबर माना गया है। ये पूछा जाता है भाई पेपर में और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबको समझ में आ गया? हाँ शिवानी, क्लियर है? ठीक, कोई डाउट? चलिए अब सुनिएगा गौर से भाई, यहां पे दो तीन आपको इवन और ऑड नंबर के रूल समझने होंगे कि अगर मैं एक ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड करूंगा तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करूंगा तो भी एक इवन नंबर आएगा। लेकिन ध्यान सुनना, अगर हम ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करें तो हमेशा जो आएगा वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज पीछे छूट गई, कि जो भी इवन नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 2k। इवन नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? 2k फॉर्म्स में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? 2k। चूंकि इवन नंबर दो का मल्टीपल होते हैं तो 2k फॉर्म में होते हैं। जीरो भी 2k फॉर्म में है, इसलिए जीरो भी इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो है 2k प्लस 1 फॉर्म में होते हैं। ऑड नंबर जो है 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होंगे। ऑड नंबर्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे? 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म में। अरुण समझ में आया? क्लियर है ना भाई? अच्छा तो ऑड में एक ऑड नंबर जोड़ोगे तो इवन आएगा, या घटाओगे तो भी इवन आएगा। जैसे हम देखें सात में 3 जोड़िए तो एक क्या आता है? इवन नंबर आ जाएगा 10। अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे 4 तो भी इवन नंबर आएगा। तो ये आप कोई भी ऑड में ऑड नंबर जोड़िए इवन आएगा। आप इवन में एक इवन नंबर जोड़िएगा इवन आएगा, या इवन में से इवन घटाइए। जैसे 16 है, 16 में से आप 10 घटाइए तो कितना आएगा? 6 ही आएगा ना, इवन नंबर ही आएगा। लेकिन जब आप ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका एक ऑड नंबर ही आना है हमेशा से। जैसे 19 आपका एक ऑड नंबर है, उसमें से इवन नंबर जोड़िए 12 तो 31 आएगा। 31 क्या होगा? ऑलवेज एक ऑड नंबर होगा। तो बहुत बेसिक मासूम सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात और कि अगर आप किसी ऑड नंबर की ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। ऑड की ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑड नंबर की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करोगे, इवन नंबर जहां मिला, 2 जहां मिला तो रिजल्ट भी इवन ही आएगा।
और अगर आप एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से करते हो तो रिजल्ट भी तो आपका इवन ही आना है, रिजल्ट भी जो है आपका इवन ही आना है। बोलो क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अरुण तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? हाँ भाई बताओ। करण नमस्ते भाई। हम -2 इवन है यार, -2 इवन है। माइनस को हटाओ, 2 पे देखो, मैग्नीट्यूड पे बात करो, साइन हटाओ, 2 पे बात करो। व्हाट इज 2? 2 इज इवन, दैट -2 इज इवन। क्लियर है ना? सभी को समझ में आया? इसमें कोई समस्या है क्या किसी को? ऑल क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाएं क्या? हम आगे बढ़ जाते। अब मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये जो नेचुरल नंबर हैं इनको भी दो तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है। क्या मैं आपके सामने दो तरीके लिख सकता हूं? क्या मैं आपके सामने दो तरीके लिख सकता हूं? तो पहला हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स भैया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपके सामने। और दूसरा होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स को मैंने बांटा था, इंटीजर्स को हमने बांटा था, नेचुरल नंबर आए थे पॉजिटिव और निगेटिव में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसको दो में डिवाइड किया गया है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, बोलो यहां तक बात सही है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जरा सभी लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब देखो बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होगी कि सर ये प्राइम नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर मैं प्राइम नंबर्स की आपको खास बात बताऊं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं या फिर दो गुणनखंड होते हैं। फैक्टर्स का मतलब दो गुणनखंड। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। और ये भी दो फैक्टर कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और दूसरा होगा खुद वह नंबर 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर ना? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, 1 और वह नंबर खुद इटसेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 7। 7 कैसी संख्या है? 7 एक ऐसा नंबर है जो केवल दो ही नंबर से कटता है, एक तो 1 से, एक तो 1 से और दूसरा खुद 7 से। इसके अलावा 7 किसी से नहीं कटता। तो 7 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपके सामने लिखा 13। 13 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटता है या केवल 13 से कटता है। तो या केवल 13 से कटता है, या तो 1 से कटेगा या 13 से कटेगा। तो 13 का एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनका केवल एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, या तो 1 या खुद वो नंबर इटसेल्फ। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? सह अभाज्य भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पे। हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स पे, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्या है? वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। वो नंबर जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, 3 गुणनखंड तो हो ही हो। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते, लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होंगी एक्चुअल में जो प्राइम नहीं है। जो संख्याएं प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है।
जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है। बात समझ में आई? तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही, जैसे कि 10 देखो 1 से कटता है, 10 देखो 2 से भी कटता है, 10 5 से भी कटता है, 10 से भी डिवाइड होता है, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए। तो 10 क्या है अपने आप में, 10 जो है एक अपने आप में कंपोजिट नंबर है। हम बात करते हैं 9 की। 9 1 से कटता है, 9 3 से कटता है, 9 9 से भी कटता है, तो 9 के कम से कम 3 फैक्टर तो हैं, तो 9 भी क्या है एक कंपोजिट नंबर है। सभी को समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या? क्लियर है? कोई डाउट? सबको पल्ले पड़ गया ना यहां तक? ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा अलग से प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में सब लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, व्हाट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? सब लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स मैंने अभी समझाया कि वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से? मैं लेता हूं 1। तो 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही फैक्टर है 1, जबकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 के बाद आता है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, या तो 2 से कटता है या फिर 1 से कटता है, तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है 3। 3 एक ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटेगा, 3 से प्राइम नंबर है। 3 के बाद आएगा 5। 5 या तो 1 से कटेगा या 5 ये प्राइम नंबर है। 5 के बाद आएगा 7। 5 का 6, तो 6 के तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 6, 4 हो जाएंगे, सॉरी। 7 के केवल 2 ही फैक्टर, या तो 1 या फिर 7। 7 के बाद आएगा 11। 11 एक ऐसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर है, या तो 1 या फिर 11। 11 के बाद आएगा 13। 13 के केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 13। 13 के बाद आएगा 17। 17 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 17। 17 के बाद आएगा 19। तो ये जो सब नंबर्स है ना, ये जो सब नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं। व्हाट आर दीज आर प्राइम नंबर्स। क्लियर है? 2 कंपोजिट नहीं है। सबको समझ में आए? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो भाई अब कनेक्ट हो गया क्या फिर से? हाँ भाई, साउंड आ गई? अब कमेंट दिखाओ। अरे देखो बीच में कनेक्शन ब्रेक हुआ था, इंटरनेट अब ठीक है? हाँ भाई, बफरिंग ले रहा है। हाँ भाई, आ गया ना? ठीक है अब? सर भारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है तुम्हें? दिग्विजय, शिवम काहे नहीं समझे तुम कुछ भी? ऑलराइट, सब ठीक है? जितने भी स्टूडेंट ने मुझे यहां तक जवाब देके बताओ, मैंने आपको इतनी दुनिया भर की चीजें, महाभारत बता दी, क्या आपको समझ में आया है? कुछ भी पल्ले पड़ा है तुम्हें? फिर से रिपीट करें? जहर भी पिलाएंगे। पहले ये देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जो 2 ही नंबर से कटे, खुद से या इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ से। 2 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर है। बात समझ में आई ना? क्लियर है? 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। अब एक बात गौर से सुनिएगा, ध्यान से सभी भाई। देखिए, ये देख रहे हो 3 5 7, 3 5 7, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3 5 2 का गैप है, 5 7 2 का गैप है। उसके बाद आप समझिएगा
7 से 11 4 का गैप, 11 से 13 2 का गैप, 13 से 17 4 का गैप, 17 से 19 2 का गैप, 19 से उसके बाद आता है 23 फिर 4 का गैप, ठीक है ना, और 23 के बाद आता है 29 6 का गैप। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि प्राइम नंबर्स के बीच में गैप जो है सेम नहीं है, कहीं भी कभी भी आ रहा है, कभी 2 का गैप आ जा रहा है, कभी 4 का गैप आ जा रहा है, कभी 6 का गैप आ रहा है। केवल और केवल एक ही पेयर पॉसिबल ऐसा है जो 357 है ना, ये जो 357 है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है। 357 ये तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव, ये जो है ना 357 केवल 3 संख्याओं का एक ही ये तुम्हारा जोड़ा ऐसा है जो कॉन्जिक्यूटिव है, जो क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या है 3 5 7, तीनों के तीनों ऑड नंबर हैं, तीनों के दोनों कितने के गैप पे आ रहे हैं, 3 में 5 जोड़िए 2 आएगा, 5 में 2 जोड़िए 7 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं। केवल एक ही पेयर ऐसा है मेरे भाई जो 2 2 के रेगुलर गैप पे आ रहा है, 3 में 5 दौड़ोगे 2 और 5 में जो दौड़ोगे 7। इसके अलावा और कहीं भी आप जाइए प्राइम नंबर्स आपको 2 2 के गैप पे नहीं दिखेंगे, कभी 4 का गैप आ जाएगा, कभी 6 का गैप आ जाएगा। किसी को कोई समस्या है? यहां तक कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स केवल एक ही पेयर ऐसा है। इसको देखो, इस पे सीडीएस में क्वेश्चन बन चुका है इस पे, ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 3 नहीं 1 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, सबको क्लियर हो गया ना? जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक वर्ड लिखेगा ट्विन प्राइम, यहां से लिखेगा ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर का पेयर, ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच में 2 का गैप हो, जैसे कि 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो ये ट्विन प्राइम है। ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। 11 और 13 आपका आ जाता 17 और 19, 17 और 19 कितने का गैप है? दोनों प्राइम नंबर है 17 और 19 और दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम 11 13 17 19। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच में 2 का गैप हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोलते हैं। संदीप क्या डाउट है? 1 के बारे में भी बताऊंगा कि 1 क्या है, 1 के बारे में बताएंगे 1 क्या है। तो ट्विन प्राइम सबको समझ में आ गया? बिल्कुल विमल, 5 और 7 भी। कोई भी 2 प्राइम नंबर ऐसे ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर का पेयर्स ऐसा ले लीजिए जिनके बीच में 2 का गैप हो, वो क्या होते हैं? वो ट्विन प्राइम होते हैं। ये सवाल पेपर में पूछा गया और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? आप मुझे ये बताओ कि यहां तक आपको पल्ले पड़ गई हैं सारी चीजें, यस और नो करके? यस और नो करके सभी को पल्ले पड़ गया? सौरभ सब करवाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? अच्छा, पेपर में सवाल ये भी पूछा गया है कि 1 से लेके 50 तक कितने नंबर हैं? 50। 1 से लेके 50 तक यानी कि फर्स्ट 50 नंबर में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप बता देना 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, क्लियर है ना? शुरू की जो 50 संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। पेपर में सवाल पूछा गया है। अब यह सवाल भी पूछा गया है पेपर में कि 51 से लेके 100 तक की संख्याओं में, 51 से लेके 100 तक की संख्याओं में, प्राइम नंबर का सवाल मैन्युअली करना पड़ता है। 51 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम हैं? तो आप जब गिनना, आप गिन के देखना, 10 प्राइम नंबर्स आएंगे। कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 10 प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है ना? कोई डाउट? क्लियर? सभी को समझ में आया? चलो, सवाल यह भी पूछा गया और सबसे ज्यादा यही पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम हैं? तो 25 संख्याएं प्राइम है, तो 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 25 प्राइम नंबर्स हैं। कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। डाल देंगे अंकित गोधरा, पहले ही बताओ, समझ में आया ना आप लोगों को? रंजीत कुमार, अरे YouTube वाले कमेंट दिखाई नहीं दे रहे मुझे, कैरीविल ऐप वाले बच्चों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलो अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, यहां से समझ में आएगा। यहां सुनना, प्राइम नंबर्स जो भी होगा या तो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा। प्राइम नंबर्स जो भी होगा या तो 6k प्लस 1 होगा या फिर 6k माइनस 1 फॉर्म में होगा। कोई भी प्राइम नंबर, साहब कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लो, वो या तो 6k प्लस 1 फॉर्म में होगा या फिर 6k माइनस 1 फॉर्म में होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर, या तो कोई भी प्राइम नंबर, मैं बात कर रहा हूं 3 से बड़े, 3 से बड़ा अगर कोई भी प्राइम नंबर है, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमेशा या तो 6k प्लस 1 फॉर्म में होंगे या फिर 6k माइनस 1 फॉर्म में होंगे। जैसे 5 को देखो, 5 को लिख सकते हो 6 माइनस 1, 7 को देखो 6 प्लस 1, 11 को लिख सकते हो 6 दूनी 12 माइनस 1, 13 को लिख सकते हो 6 दूनी 12 प्लस 1, 17 को लिख सकते हो 6 तिया 18 माइनस 1, 19 को लिख सकते हो 6 तिया 18 प्लस 1, 23 को लिख सकते हो 6 चौक 24 माइनस 1 लिख सकते हो। लेकिन आप जब ये लिखने जाओगे ना 6 चौक 24 प्लस 1 25, 25 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है 6k प्लस माइनस 1 तो वो हमेशा प्राइम नंबर हो ही हो। जैसे 25 को भी लिख सकते हो 6 इंटू 4 प्लस 1, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे कि लाइक क्या ले ले 49 को भी लिख सकते हो 6 इंटू 8 प्लस 1, लेकिन 49 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर, आप कोई भी प्राइम नंबर मुझे पकड़ के दिखाओ, वो हमेशा होगा 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। कोई भी नंबर अगर 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्म में, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक प्राइम नंबर हो ही हो। तो हमेशा एक प्राइम नंबर हो ही हो। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आती है? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा? क्लियर है? ये चीज आई कहां से है, ये चीज आई कहां से, मैं आपको समझाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। जैसे मैं एक नंबर पकड़ लेता हूं 6, मैं एक नंबर पकड़ लेता हूं 6 नंबर पकड़िए, ठीक है। आप 6 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो या तो संख्या इस फॉर्म की होगी 6 के, या फिर संख्या अगर एक रिमाइंडर देती है तो 6 के प्लस 1 फॉर्म में होगी। देखिए मैंने एक नंबर पिक कर लिया, 6 नंबर पिक कर लिया। अगर आप किसी भी संख्या को 6 से भाग करोगे, अगर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो संख्या होगी 6 के। अगर शेषफल 1 बच गया, जैसे कि 19 है, 19 को अगर 6 से भाग करो 6 तिया 18, तो शेषफल 1 बच गया ना, तो 19 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? 6 तिया 18 प्लस 1। तो संख्या किस फॉर्म में होगी? 6k प्लस 1। क्लियर है? अगर 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बचा तो संख्या होगी 6k प्लस 2। रिमाइंडर 3 बचेगा तो संख्या होगी 6k प्लस 3। 6 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर शेषफल 4 बचा तो संख्या होगी 6k प्लस 4। अगर रिमाइंडर 5 बचता है तो संख्या होगी 6k प्लस 5। मतलब अगर आप किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको इन फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब इसमें से चेक करो, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो जा रही है, पूरा 6 का मल्टीपल है, तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर आप देखो 6k प्लस 2, यहां पे आप देखिए 2 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचता है 3k प्लस 1, मतलब ये संख्या 2 का मल्टीपल होगी। अगर कोई संख्या 6k प्लस 2 फॉर्म में तो 2 का मल्टीपल है। अगर कोई संख्या 2 का मल्टीपल है, 2 से कटती है, तो वो कभी भी कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं इस चीज को देखूं 6k प्लस 3, ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है, 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 2k प्लस 1, ये 3 का मल्टीपल है। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इस चीज को देखो 6k प्लस 4, ये संख्या किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, तो ये कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 6k प्लस 5, ये एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो मुझे प्राइम नंबर केवल 2 फॉर्म में मिला, या तो 6k प्लस 1 लो या 6k प्लस 5 लो।
मुझे प्राइम नंबर केवल दो फॉर्म में मिला है, या तो प्राइम नंबर 6k+1 होगा या फिर प्राइम नंबर 6k+5 होगा। क्लियर है? आप मुझे एक चीज बताइएगा, सपोज कोई संख्या ऐसी है जैसे कि 35, कोई संख्या ऐसी है 35 कि जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, या फिर हम ले लेते हैं 47 कि 47 को 6 से भाग करो तो 6 सत्ते 42, कितना बचा रिमाइंडर बचा 5, तो 47 को हम लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, 42 + 5 47, 37 लिखोगे 6 सत्ते 42, 42 5 47। लेकिन क्या 47 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 6 अट्ठे 48 -1? अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है, या तो रिमाइंडर 5 बचे या रिमाइंडर -1 बचे, बात तो एक ही है। मतलब 6k + 5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6k - 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 6k + 5 अगर कोई संख्या इस फॉर्म में, मतलब 6 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है तो रिमाइंडर -1 ही होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपको जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बताऊंगा ना तब ज्यादा क्लियर होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर या तो 6k + 1 फॉर्म में होगा या फिर 6k - 1 फॉर्म में होगा। बात समझ में आई ना? सतीश तुम्हें समझ में आया? क्लियर है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इतना सा कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो या तो वो हमेशा 6k + -1 फॉर्म में होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर अगर 6k + -1 फॉर्म में दिया हुआ है तो वो 100% एक प्राइम नंबर हो ही हो। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। सबको समझ में आ गया? जे समझ में आ गया? इसका यूज दीक्षा समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। ये वाला समझ में नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, जब आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6k + -1 फॉर्म में होता है। ट्विन प्राइम भी सभी को समझ में आ गया। अब सब लोग हेडिंग डाल लेंगे रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। हिंदी में कहते हैं, एक्चुअली इसको सह अभाज्य कहते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम सह अभाज्य। क्लियर है ना? अब देखिए रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। हालांकि इंटरनेट पे तो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों को एक ही बता रखा है, और आप एक समझ भी सकते हो कि आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, उसमें रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में अलग अलग डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, हाँ सोनिस करेंगे। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है विशाल, के कुछ भी हो सकता है। देखिए रिलेटिवली प्राइम आप समझना होगा कि रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं। देखिए ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो वो रिलेटिव प्राइम होंगे। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम, वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 4 और 9। आप मुझे बताइए 4 और 9 में कोई ऐसी संख्या है क्या जो दोनों को डिवाइड करती हो, 4 को भी डिवाइड करती हो 9 को भी डिवाइड करते हो? तो आप कहेंगे नहीं। 4 और 9 को केवल एक से ही डिवाइड किया जा सकता है। एक भी 4 को डिवाइड करता है, एक 9 को भी डिवाइड करता है। तो 4 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप देखो 4 और 9 का HCF तो 1 होगा। 1 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी डिवाइड करेगी 9 को भी डिवाइड करेगी। तो ये होंगे रिलेटिवली प्राइम जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। मैं आपके सामने और भी नंबर लिख देता हूं, जैसे कि 15 और 22। क्लियर है ना? 15 और 22 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 को भी काट दे 22 को भी काट दे? तो आप बोलोगे 1 ही है। क्लियर है ना? तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। मैं आपके सामने लिख देता हूं 39 और मैं आपके सामने लिख देता हूं 40। 39 और 40।
क्लियर ना, 39 और 40, 39 और 40। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा कि 39 और 40 ऐसी कौन सी संख्या जो 39 को भी डिवाइड करते हो 40 को भी डिवाइड करती हो, बड़ी से बड़ी एक, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक है, तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, रिलेटिवली प्राइम होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 45 और 55, 45 और 55, क्या ये रिलेटिव प्राइम है? तो नहीं, क्योंकि अगर आप 45 को देखो, 45 और 55 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो तो एक नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 45 को भी डिवाइड करेगा, 5 55 को भी डिवाइड करेगा, तो यानी कि ये तुम्हारा रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे। तो रिलेटिव प्राइम होने का मतलब यह है ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सभी को समझ में आ गया? ट्विन प्राइम भी समझ में आ गया सभी को? क्लियर है बात यहां तक? अब को प्राइम क्या है? को प्राइम मतलब पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, कुछ भी नहीं है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अगर मैं किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का पेयर ले लूं, जैसे कि 7 और 11, जाहिर सी बात है दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनमें कुछ कॉमन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपस में रिलेटिव प्राइम भी होंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 17 और 23, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इनमें आपस में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, इनका भी HCF 1 ही होगा, तो ये तुम्हारे कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स का पेयर। बात समझ में आई ना? क्लियर है? तो एक्चुअली रिलेटिव प्राइम में क्या है कि नंबर प्राइम भी हो सकता है और प्राइम के अलावा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं व्हाट इज 7 और 9, 7 और क्या कह देते हैं हम 16, 7 और 16, तो ये क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। 7 और 16 में कुछ कॉमन है क्या? 7 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है केवल, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक है, एक 7 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा, जबकि 7 एक प्राइम नंबर है और 16 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये दोनों क्या है? आपस में रिलेटिवली प्राइम है। जबकि को प्राइम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? दो प्राइम नंबर का एक सेट, और दो को प्राइम नंबर जो है वो आपस में भी रिलेटिव प्राइम होंगे ही होंगे। तो सह अभाज्य सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं, के की वैल्यू अर्पित होगी इंटीजर ही, सब कुछ समझ में आ गया ना? डिफरेंस समझ गया, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस समझ आ गया सभी को? ठीक है, ठीक है। ट्विन प्राइम तो बहुत आसान है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 11 13, 17 19, 5 7, 3 5। क्लियर है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर्स, मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा, ऐसे कोई भी दो नंबर चाहे प्राइम हो या ना हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, वो क्या होंगे? वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। लेकिन को प्राइम का मतलब क्या है? दो प्राइम नंबर का एक सेट, वो को प्राइम होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर भी अपने आप में रिलेटिव प्राइम होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई? मुझे लगता है कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। ठीक है ना? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। शशांक हम बताएंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। मैंने आपको बता चुका हूं कि भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। मतलब प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट, लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे, जाहिर सी बात है जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है, वो संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स तो हो ही, वो संख्या जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो।
ठीक है ना। हम बात सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं हम, ये जो भी है। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहला नंबर लेते हैं 1। 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है 1, जबकि कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। दैट मींस 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो जो आप इंतजार कर रहे थे, जो आपको डाउट था, मैं बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। 1 इज नाइदर प्राइम, इंग्लिश देख लेना, नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। एक जो है ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम होती है ना ही कंपोजिट होती है। लिख लो, अबे लिख लो। एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम होती है और ना ही कंपोजिट होती है। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ गई ना। एक के बाद आता है 2। 2 के तो 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, जिसकी वजह से 2 क्या हो जाता है तुम्हारा? प्राइम हो जाता है। ठीक है। 2 के बाद आता है 3। 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? प्राइम हो जाता है। 3 के बाद आता है 4। 4 एक ऐसी संख्या जिसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4, मतलब 4 जो है कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप कहोगे 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो वो होता है तुम्हारा 4। सब ऑनलाइन है। 4। 4 के बाद 5। 5, 1 और 5 दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर होता है। 4 के बाद आता है 6। 6 देखो, 6 के भी 3 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 6, तो 6 कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद आएगा 7। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 के बाद आएगा 8। 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8, 4 4 फैक्टर है, 8 कंपोजिट है। 8 के बाद आता है 9। अगर आप 9 की बात करो तो 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, तो 9 के 3 फैक्टर हैं। तो 9 क्या है? 9 आपका एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये ध्यान से सुनना, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है। लेकिन ये जो 9 है ना, ये जो 9 है, 9 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा, सब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो तुम्हारा 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो तुम्हारी 9 है। क्लियर है? सभी को समझ में है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। क्योंकि 9 से पहले के जितने भी कंपोजिट नंबर है, 4, 6 और 8, सभी इवन है। यस दिबाशिश, बिल्कुल, हमेशा। अबे इसमें कहां जहरीले नंबर हो गए कृष्णदीप, ये तो बहुत आसान है। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? पहले मुझे यस और नो करके बताओ सारे लड़के। अरे -4, माइनस को इग्नोर करो, बचा क्या? 4। 4 को चेक करो, 4 कंपोजिट है, बस बात खत्म। ठीक है ना। जब हम प्राइम की, कंपोजिट की, इनकी बात करेंगे, इवन ऑड की बात करेंगे, तो माइनस साइन को छुपा लो। जो मैग्नीट्यूड होता है ना नंबर का, उसको चेक करो कि ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये रिलेटिव प्राइम है, ये ऑड है, ये इवन है। बात समझे ना। साइन को हटाओ, बात करो केवल मैग्नीट्यूड पे। ठीक है भाई। रकीब तुम्हें क्लियर नहीं है? रकीब तुमने पहली दूसरी पास की है क्या? है भाई। हाँ जय, तुम ऑनलाइन हो। विराट 50% समझ में आया है। ठीक है। हाँ भाई, क्लियर भाई, सभी को समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े। 9 के बाद 10। 10 भी तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है।
10 के बाद 11 तो प्राइम होगा, 11 के बाद 12 ये भी कंपोजिट नंबर है, और ये सीक्वेंस जो है चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना? तुम्हें मजा आ रहा है? क्लियर है? हाँ भी जीतू, आकाश, अच्छा स्लो यार, इससे स्लो क्या होगा? ये मेरा सबसे स्लो है, ठीक है? समझ लेना पहले ही, इससे स्लो नहीं हो सकता कुछ भी। आगे बढ़े कि आपको यहां तक पल्ले पड़ गया, तो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये मैं सब हटा रहा हूं, अब डिलीट कर रहा हूं। देखो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आज की क्लास में जो मैंने तुम्हें अभी तक समझाया, तुमको सब समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, व्हाट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट, रिलेटिवली प्राइम है भाई, इवन, ऑड, इंटीजर, डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ, है भाई? आया ना? चलिए सबसे लास्ट चीज देखेंगे, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर है ना, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? पेपर में सवाल पूछा गया, व्हाट इज परफेक्ट नंबर। तो भैया परफेक्ट नंबर की परिभाषा यह है कि कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स मतलब होते हैं गुणनखंड, किसी भी नंबर्स के फैक्टर का सम उस नंबर को एक्सक्लूड करके, देखिए किसी भी नंबर का जो फैक्टर है खुद वो नंबर तो होगा ही होगा, तो आपको वो नंबर नहीं लेना है। अगर उस नंबर के बराबर आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यदि किसी नंबर के सारे गुणनखंडों का योग उस नंबर को एक्सक्लूड करके अगर खुद उस नंबर के बराबर आ जाए तो वह नंबर एक परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 6, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 6, 6 के फैक्टर्स आप मुझे बताओ क्या होते हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 6? 6 मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 6, 6 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से होते हैं? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। ठीक है, यानी कि देखिए 1 एक ऐसी संख्या है, 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर क्योंकि 1 हर किसी संख्या को काटता है। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, 1 हर इंटीजर को डिवाइड करता है। अब देखिए 6 का एक फैक्टर खुद 6 भी होगा, तो आपको एक खुद ये वाला नंबर नहीं लेना, तो बाकी कितना बचा? 1 2 और 3। तो अगर आप 6 के इन तीनों फैक्टर का सम देखो, 3 और 2 5 और 1 6, खुद 6 के बराबर आ जाएगा, खुद 6 के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब 6 तुम्हारा एक परफेक्ट नंबर है। ये हर नंबर के साथ नहीं होता, ये हर नंबर के साथ नहीं होता। क्लियर है ना? जैसे कि मैं आपके सामने लू 15, मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 15, 15 के फैक्टर बताओ। 15 किस किस से कटता है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, इन्हीं चारों से कटेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो 15 को तो हटा दो, नंबर को तो हटा दो, बाकी फैक्टर का सम देखो, 5 और 3 8 1 9 हो रहा है, 15 के बराबर नहीं हो रहा, तो 15 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? 6 के बाद देखो होता है 2 डिजिट। ये सवाल पेपर में पूछा गया कि 2 डिजिट परफेक्ट नंबर बताइए, तो 2 डिजिट परफेक्ट नंबर होता है 28। 28 के फैक्टर देखो तो 1 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, वो संख्याएं जो 28 को पूरा पूरा डिवाइड करे वो होंगी गुणनखंड। तो 28 का एक फैक्टर 28 भी होगा, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उनका सम देखो, 14 7 21 4 25 2 27 एक 28, 28 के बराबर आ गया, मतलब 28 जो है तुम्हारा एक परफेक्ट नंबर है। विराट 12 क्या कह रहे हो तुम? अच्छा मनोज, राहुल समझ में आया? हाँ अमरीश, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर का सम अगर उस नंबर का डबल हो जाए तो परफेक्ट नंबर होगा। ये सही बात है, लेकिन
हमने एसएससी के हिसाब से डेफिनेशन को चेंज कर दिया। आप मुझे बताओ, ये नंबर के सारे फैक्टर हैं, अगर इनका सम देखो 2 और 1 3 3 6 और 6 में ये वाला 6 भी अगर ऐड कर दोगे तो 12 तो हो ही जाएगा। तो इस नंबर का डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद उसी नंबर को भी काउंट कर लिया एक बार। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे 28 का एक फैक्टर 28 भी होगा। अब सारे फैक्टर का सम देखो, अब सारे फैक्टर्स का सम देखो, 28 प्लस 28 सम आ गया 56, तो खुद उस नंबर का डबल हो जाएगा ना 56। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा कि अगर हम सारे फैक्टर्स का सम निकालें, अगर उस नंबर का डबल आ जाए तो परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है ना? अरे बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है भाई। क्लियर है? ठीक है ना भाई? बात यहां तक सबको पल्ले पड़ गया? ठीक है, चलो। परफेक्ट नंबर की एक खास बात यह भी होती है कि अगर आप परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर्स का रेसिप्रोकल का सम निकालो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी एडवांस चीज है। जैसे 6 के 3 फैक्टर होते हैं, 6 के 3 फैक्टर होते हैं 1 2 और 3। 6 एक परफेक्ट नंबर है, 3 फैक्टर है 1 2 और 3। इनके रेसिप्रोकल का सम निकालिए, इनके रेसिप्रोकल का सम निकालिए। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम, तो ये कितना आएगा? ये तुम्हारा आएगा 6। कितना आएगा? 6। तो 1 छिक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, और प्लस 1/6 भी करना है ना ये। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 और 2 5 और 1 6 6 12, 12/6 कितना आ जाएगा? 2। ऑलवेज 2 आएगा अगर सारे फैक्टर्स का सम कर दोगे तो, अगर सारे फैक्टर्स का सम कर दोगे तो। ठीक है ना? जैसे 28 तुम्हारे परफेक्ट नंबर है, इसके सारे फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम निकालो। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। क्लियर है ना? तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 28। 2 से 28 14 बार, 4 से 7 बार, 7 से 4 बार, 4 से 2 बार और 28 से कम 28 1। क्लियर है ना? तो यहां पे कितना आएगा? 2 1 3 4 7 7 14 14 14 28 और 28/28 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1। ये 1 है। 1 सेकेंड, 1/1 भी तो रह गया, 1/1। ठीक है, 1/1 तो प्लस 28 भी होगा, तो 28 28 56/2, 28 यानी कि कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ना? तो अगर कोई परफेक्ट नंबर है, उनके सारे के सारे फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकालोगे तो ऑलवेज 2 आता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो अब देखो, मैं तुम्हें एक लास्ट चीज और बताता हूं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, क्योंकि इस पे सीपीओ में एक बार सवाल पूछा गया है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सपोज आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे नंबर दे दिया 983741, ये नंबर दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि ये जो, सपोज ये पूछ लिया 4, ब्लैक से लिखे 4 का फेस वैल्यू बताओ, 4 का फेस वैल्यू बताओ, और आपसे एक सवाल पूछेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, 4 का प्लेस वैल्यू बताओ। सुनना गौर से, तो इसमें कुछ भी नहीं, आप मुझे खुद ही बताओ। आपको कोई भी नंबर दे देगा, आपसे पूछ लेगा उस नंबर का, हाँ डेमो क्लास की संख्या बढ़ा दीजिए। अच्छा भैया जयप्रकाश काहे भैया? हाँ, एक नंबर दे दिया, उसका फेस वैल्यू बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो फेस वैल्यू से आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता अगर आपको पता है। जैसे नंबर दे दिया, तो हमने पूछा 4 का फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, प्रत्यक्ष मान। तो जो 4 नंबर है, जो डिजिट है वही फेस वैल्यू है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, 4 कौन से स्थान पे आता है? 10th डिजिट पे आता है, तो 4 लिखिए, 10th डिजिट पे आ रहा है तो 40। क्लियर है ना? सबको पल्ले पड़ गया? जैसे कि मैं बात करूं इस 8 के बारे में, 8 यहां पे दिख रहा है ना, 8
8 का फेस वैल्यू बताइए। तो 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का फेस वैल्यू 8 ही है, जो डिजिट है वही तुम्हारा फेस वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात बोले प्लेस वैल्यू की, कौन से स्थान पे आ रहा है? 1 2 3 चौथे 5वें स्थान पे आ रहा है इधर से, तो ये लिखिए 8। ठीक है, और बाकी डिजिट को कर दीजिए 0, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4। सबका मैसेज दिख रहा है मुझे। क्लियर है? सभी को समझ में आया ना भाई?